नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस घड़ी का इंतजार जितना बेसब्री से आप कर रहे थे उतना ही बेसब्री से हम भी कर रहे थे, क्योंकि हमने भी आपको एग्जिट पोल बताना था। और आज वार्ड नंबर 11 से लेकर वार्ड नंबर 20 तक हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल। जी हां, वार्ड नंबर 11 से लेकर 20 तक, क्योंकि पहले 10 वार्ड की रिपोर्ट आपको हमने पार्षदों की भी दी है और मेयर पद के लिए भी दी है कि कौन आगे चल रहा है। हमारे साथ देवेंद्र गांधी जी जुड़ चुके हैं, जो लगातार जानकारी जुटा रहे हैं। जहां पार्षद पद के उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं, वहीं आम पब्लिक से भी ग्राउंड लेवल पर जाकर बातचीत की जा रही है। बहुत चर्चा का विषय रहा मार्केट के अंदर भी और फेसबुक पर भी, और जहां आप भी गए होंगे वहां पर भी, जहां मैं भी गया वहां पर भी पहले 10 वार्ड के जो एग्जिट पोल के नतीजे हमने बताए। हिमांशु, जो कल हमने लोगों को बताया उसको लेकर उसके बाद आपने बीच में ही ब्रेक लगा दिया। आपने कहा कि बाकी बताएंगे हम आपको कल। उसके बाद तो लोगों के फोन इतने बजे, भाई हमारे वार्ड का क्यों नहीं बताया, हमारे वार्ड का सर्वे क्या है। मैंने कहा भाई वो कल आपको बताएंगे। तो आज भी बहुत सारे लोग, मैं सोचता था कि आज का दिन गैप दिया जाए, लेकिन फिर लोगों की डिमांड्स इतनी थी, लोग चाहते थे कि आप सर्वे बताएं, क्योंकि वार्डों के भी लोगों के फोन आए। उन्होंने खुद ये माना कि आपका सर्वे काफी हद तक सही दिखाई देता है हमारे को। मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये एग्जिट पोल है। चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो आपको दिखाई देंगे 12 तारीख को। वो ईवीएम वाले ही होंगे। ईवीएम वाले होंगे। ईवीएम क्यों कहा आपने? क्योंकि ईवीएम से ही निकलते हैं। जाहिर सी बात है, आप कहीं इसको मान लें नतीजे ओरिजिनल। ये ओरिजिनल नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल है, लोगों की एक आंकलन है। ये एक आंकलन है जो हमने एक डाटा तैयार किया है। ये आंकलन जरूरी नहीं है कि 100% सही ही हो, लेकिन हमने कोशिश की है कि ये 100% ठीक बैठे, ये 100% सही हो। वैसे जब हम कल आंकलन दे रहे थे तो बहुत सारे लोग हमें ट्रोल भी कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि आप पब्लिक है, कुछ भी कर सकते, पब्लिक है, आपके पास कमेंट बॉक्स में है, आप जो मर्जी कहना चाहें आप कहें। लेकिन फिर से एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि कहानी आज नए सिरे से अगर आपने शुरू करनी है। अगर आप सीजन 2 दिखा रहे हैं तो सीजन 1 उसका रिकैप फटाफट आपको बता देते हैं। वार्ड नंबर 1 से भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। भाजपा की सुदेश रानी जो है, सुभाष कोच की पत्नी, वो जीतती दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 2 से बेबी पाल भाजपा की, वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 3 से पप्पू लाठर जो कि निर्दलीय है, वो जीतते दिखाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से भूपेंद्र नोतना जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जीतते दिखाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 5 से कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस अपना क्लेम कर रही है, इस वार्ड से कड़ा मुकाबला है। लेकिन हमने कल भी एज दिया था सुभाष कंबोज को। देखिए, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमने एज दिया है सुभाष कंबोज को, जो कि वार्ड नंबर 5 है। वार्ड नंबर 6 की अगर बात करें तो रजनी परोचा को हम एज दे रहे हैं। उसकी वजह भी आज हम बता देते हैं कि बहुत सारे लोग आए कि रजनी परोचा को आप क्यों फेवरेट बता दें, क्योंकि अंकित तितोरिया सामने खड़े हैं। तो अंकित तितोरिया भी काफी दिनों से प्रयास मेहनत कर रहे थे। पिछली बार भी उन्होंने इस बार से चुनाव लड़ा था। उनको लगता है कि मैं जीतूंगा। उसकी एक वजह मैं आपको बड़ी ये बताता हूं कि रजनी परोचा का चुनाव क्यों उठा या वो क्यों जीत की स्थिति में आई। सतीश एमसी है, जो सतीश कुमार है, पहले एमसी होते थे। उन्हें जो भी एमसी बन जाता ना हिमांशु, वो सारी जिंदगी एमसी ही चलता रहता है। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, तो सारी जिंदगी लोग उसको मंत्री, विधायक, इसी तरह के नाम से पुकारते हैं। तो सतीश एमसी जो है वहां पर, उनका एक काफी दबदबा उस एरिया में है। 3-4 हजार वोटों पर वो अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, जिसकी वजह से वो भाजपा में आ गए थे चुनाव से ठीक पहले। उन्होंने बहुत मेहनत की रजनी परोचा के लिए, इसलिए रजनी परोचा आगे बढ़ी। ये लोगों को बताना जरूरी है। वार्ड नंबर 7 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 7 में कांटे का मुकाबला है रेणु कश्यप और साथ ही साथ जोगिंदर शर्मा के बीच। हम फिर बता रहे हैं आपको, जोगिंदर शर्मा के विरोध की बात यह है कि वो बाहर से कैंडिडेट उतारे गए हैं, जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी थी। अब वो नाराजगी वोटों में तब्दील हुई, कितनी तब्दील हुई ये 12 तारीख को पता चलेगा। लेकिन रेणु कश्यप जो जीतराम कश्यप की पुत्रवधू है, वो उन्हें कड़ी चुनौती दे रही है। ऊपर वाली सीट में भाजपा फेवरेट बताई जा रही है। वार्ड नंबर 8 की अगर बात करें तो यह निर्विरोध संकल्प भंडारी चुने गए हैं। इस वार्ड में करीब करीब
5,000 5,500 की पोलिंग हुई है, जिसमें ऐसा अनुमान है 5418 वोटों की पोलिंग हुई है, जिसमें ऐसा अनुमान है कि नीचे वाली सीट तो क्लियर होगी, ऊपर वाली सीट पर रेणु बाला गुप्ता बढ़त बना सकती है। हालांकि वो सेक्टर का एरिया है, एक पंजाबी सेंटीमेंट भी काम कर रहा है और उस सेंटीमेंट की वजह से ही मनोज वधवा का शहर में एक नाम हवा के तौर पर उनके नाम की चर्चा है। हर चौथे आदमी से आप पूछो तो वो मनोज वधवा का नाम आपको बताएगा। और ऐसा ही पिछली बार तो इससे भी ज्यादा था, लेकिन अब वो क्या रहता है, लोगों ने तो मैं एक समझना चाहता हूं कि क्या वार्ड नंबर ये 8 तक थे, 8 तक गया। क्या ऐसा होता है कि कभी किसी भी बिरादरी का पूरा वोट बैंक किसी एक पर्सन को चला जाए, एक उम्मीदवार को चला जाए? ऐसा बहुत कम, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, आप बहुत कम होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा फेवरेट नेता है, अगर आपने करनाल में मनोहर लाल को देखा और सामने दिव्यांशु बुद्धि राजा को देखा, तो ये वोट दोनों में बट गया। अगर आपने उससे पहले चुनाव देखा हो, जयप्रकाश गुप्ता करनाल से चुनाव लड़ रहे थे, तो वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े या कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लड़े, तो पंजाबियों ने बड़ी संख्या में उनको भी वोट किया, जबकि वो कांग्रेस के थे और आजाद उम्मीदवार थे। ऐसा ही सुमिता सिंह जब चुनाव लड़ी तो उनको पंजाबियों ने भी वोट किया और कास्टों ने भी उनको वोट किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100% वोट एक तरफ। हाँ, अगर 100% वोट एक तरफ जा रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि मनोज वधवा बाजी ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे नहीं है कि 100% वोट मनोज वधवा ले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 50%, मैक्सिमम 50% तक मनोज वधवा, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, 40 से 50% वोट वो ले जा रहे हैं। अगर मेरा आंकलन गलत भी हो तो वो 55% वोट ले जाएंगे, लेकिन 50% से कम वोट भाजपा किसी कीमत पर ले जा नहीं रही, क्योंकि उनके पास एक कट्टर वोट जो कि किसी और को वोट करता ही नहीं है, जो किसी ने जी बिल्कुल, जो किसी को वोट करता ही नहीं है हिमांशु, वो वोट हो सकता है कि या मनोज वधवा के साथ पिछली बार भी पंजाबी सेंटीमेंट था, तो वो पंजाबी सेंटीमेंट इस बार भी देखने को मिला है। जरूर इसको नजरअंदाज मैंने कल भी कहा था कि नहीं कर सकते, और आज भी मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मनोज वधवा की हवा है, और वो वोटों में कितना परिवर्तित होती है ये 12 तारीख को नतीजे बताएंगे। अगर मनोज वधवा 100% पंजाबियों के वोट ले जाते, क्योंकि वहां सामने जगमोहन आनंद भी है, 9 पंजाबी कैंडिडेट बीजेपी ने करनाल से दिए हैं, तो इस बात के आसार बहुत कम है कि पंजाबी एकदम से पूरी की पूरी कम्युनिटी बदल जाएगी। और वैसे भी कहा जाता है कि पंजाबी जो है ना, वो सोच समझ करके या वो पार्टी के हिसाब से भी वोट देते हैं। अगर ऐसा हुआ होता या ऐसा हो जाता, अभी आपने विधानसभा का चुनाव देखा कि जाटों ने भी बड़ी मात्रा में भाजपा को वोट किए, जबकि ऐसा लगता था कि जाट भाजपा को वोट नहीं करता, लेकिन फिर आपने देखा 6-7 सीटें जाटों ने भी भाजपा की टिकट पर जीती हैं। तो पूरा वोट कभी भी एक तरफ डाइवर्ट नहीं होता। ये होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे वो जाट नेता थे, तो उनको ज्यादा वोट चला गया हो और बीजेपी को कम गया हो, मनोज वधवा को वोट चला गया हो, और लेकिन यहाँ करनाल जो कंस्टिट्यूएंसी है वो भाजपा का गढ़ मानी जाती है, और पिछले 15 सालों से तो हम देख ही रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा का सारा वोट बैंक पलट सकता है। बिल्कुल। और वार्ड नंबर 9 में सुजाता अरोड़ा और बीजेपी ऊपर भी मजबूत है, और वार्ड नंबर 10 की अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति। वार्ड नंबर मैं 9 की जरूर बात करना चाहूंगा। कल हमने बात की थी कि वार्ड नंबर 9 जो कि 7 सेक्टर का एरिया आता है, 18,600 के करीब वहां वोट है, और वहां भी वोट परसेंट कम हुई है, 45% के आसपास हुई है। इस बात को खुद मुकेश अरोड़ा जो कि वहां से एक्स एमसी रहे, उन्होंने माना है कि जितने वोट मेरे को मिलेंगे उससे कम वोट रेणु बाला को मिलेंगे, यानी कहीं ना कहीं पंजाबी। लेकिन उनका यह भी कहना था कि ये जो कम वोट मिलेंगे ये 200, 100, 150, 300 तक हो सकता है, इससे ज्यादा कम वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन ये 300 वोट, मुझे नहीं लगता कि ये 300 वोटों का ही फर्क होगा, मुझे लगता है कि ये 500, 700, 1000 वोटों का भी फर्क हो सकता है। ये मेरी कैलकुलेशन है। बिल्कुल। और वार्ड नंबर 10
वार्ड नंबर 10 जो है वो वीर विक्रम जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आशिया कुमार, और मुझे लगता है कि इस वार्ड से भाजपा और कांग्रेस जो है मनोज वधवा बराबर बराबर रह सकते हैं। 100-200 वोटों का अंतर कहीं रह सकता है। बिल्कुल। और आज की बात कर लेते हैं, आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं, वार्ड नंबर 11 की बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 11 भी काफी इंटरेस्टिंग वार्ड है, क्योंकि वहां पर निर्विरोध पार्षद पहले ही चुन लिए गए थे, संजीव मेहता। और संजीव मेहता, लेकिन वहां पर एक नाराजगी वो ये देखने को मिली आम पब्लिक की कि वो वोट डालने के लिए ही नहीं पहुंचे, वो ज्यादा वोट डालने के लिए ही नहीं आए, परसेंटेज ज्यादा हुआ नहीं है। अब क्या उसका रुझान है वो एक बार बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 11 निर्विरोध पार्षद संजीव मेहता, लेकिन वोट परसेंटेज बेहद कम। हिमांशु, यहाँ 14,048 कुल वोट है। वार्ड नंबर 11 में 4600 के करीब वोट पोल हुई है, जो कि 33%। सबसे कम अगर वोटिंग हुई है तो वो मॉडल टाउन के एरिया से वोटिंग कम हुई है। यहाँ ये स्थिति तब बनी जब गिन्नी विर्क ने ये सीट छोड़ दी। उन्होंने आजाद तो उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वो भाजपा में लौट आए और संजीव मेहता की उन्होंने मदद की और उनकी फेवर में वो बैठ गए, जिसकी वजह से संजीव मेहता तो अनअपोज बन गए। लेकिन अब जो पंजाबी सेंटीमेंट की बात करूंगा मैं, वो मॉडल टाउन का उदाहरण जरूर पेश करना चाहूंगा। मॉडल टाउन में जब हमने बात की संजीव मेहता से कि भाई इस वार्ड में वोटों की पोलिंग क्यों कम हुई, तो उन्होंने एक नया रीजन बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग पंजाबी जो वोट है वो करना चाहता था मनोज वधवा को वोट, लेकिन क्योंकि वहां पर 14,000 वोटों में से सिर्फ 4600 वोट पोल हुआ है, यानी 10,000 लोगों ने वहां वोट पोल नहीं किया। हिमांशु, 10,000 लोगों ने वहां वोट ही पोल नहीं किया। तो संजीव ने मुझे बताया कि हमने बहुत सारे लोगों को फोन किया कि आइए वोट कर जाइए, आइए वोट कर जाइए, तो उन्होंने अरुचि दिखाई, उन्होंने निराशा दिखाई। उन्होंने कहा भाई आप तो बन गए हो, अब हमने वोट डाल के क्या करना है। शायद अगर वो पोलिंग स्टेशन पे आते तो वो मनोज वधवा को बहुत उसका फायदा हो सकता था। वो एक 10,000 वोट जो वोट करने नहीं आए, मुझे लगता है कि वो मनोज वधवा को बहुत हद तक फेवर कर सकता था। मॉडल टाउन एक गढ़ रहा है पंजाबियों का, और पंजाबियों की वहां पर कम संख्या में वोट करना, और जिस तरह का सेंटीमेंट उभर रहा है कि पंजाबियों ने वोट किया है, तो मुझे लगता है कि ये शायद भाजपा को फेवर कर रहा है। फिर मैंने गिन्नी विर्क से बात की कि आप इस वार्ड से, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है, आप इस वार्ड से किसको कहां देखते हैं, और लोगों से भी बात की, क्योंकि ये तो कैंडिडेट थे और एक पूर्व के कैंडिडेट थे, और भी कुछ लोगों ने बात की, कुछ लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि यहां से मनोज वधवा को 1600 के करीब वोट मिल सकती है, रेणु बाला को 3000 के करीब वोट मिल सकती है, यानी 1400 वोट। मैंने कहा थोड़ा और टाइट कर लेते हैं इसको, 1200 हजार, मैंने कहा कुछ और टाइट कर लेते हैं इसको कि मनोज वधवा की जिस तरह से हवा आ रही है, तो कुछ और वोट मनोज वधवा को दे देते हैं 4600 वोटों में से मैक्सिमम। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से इससे ज्यादा वोट नहीं देना चाहूंगा। वो कहते हैं हम 3-4 लोग इस समय यहाँ बैठे हैं, और 4 लोगों में से मैंने उनसे पूछा है, क्योंकि एक एक बात बताऊंगा। 4 लोग कहते हैं हम दोस्त बैठे हैं, तो 4 दोस्तों में आपस में चर्चा की भाई कौन फेवरेट, तो 3 लोगों ने कहा कि मनोज वधवा फेवरेट। तो जब उनसे पूछा कि आपने वोट कहां डाला है, उन्होंने कहा कि हमने वोट बीजेपी को डाला है। तो 4 लोगों ने जो चर्चा की वो मनोज वधवा के नाम की, लेकिन जब वोटों की बात आई तो ये चारों लोग बीजेपी को वोट कर रहे थे। लेकिन ये हवा भी क्यों बनी है, इसके बारे में भी विश्लेषण जरूर करना। 15 वार्ड जब हो जाएंगे तो उसके बाद ये विश्लेषण करेंगे एक ब्रेक के तौर पर, यानी कि वो ड्रिंक्स ब्रेक की तरह। फिलहाल आपको बता दें कि वार्ड नंबर 11 से अनअपोज संजीव मेहता बन चुके हैं, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता के पुत्र। और यहाँ पर जो वोटों की संख्या है या वोटों की जो तादाद रही है, वो मात्र 33% पूरे जिले में, यानी पूरे करनाल नगर निगम के एरिया में सबसे कम वोटिंग यहीं पर हुई है। करीब करीब 10,000 लोग वोट करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचे, उनकी रुचि नहीं थी वोट देने की। वो रुचि क्यों नहीं थी ये वो लोग बता सकते हैं। मॉडल टाउन एक शाही रईस लोगों का एक एरिया है, लेकिन वहां पर एक बस्ती भी है, इधर से वजीर चंद कॉलोनी भी है, सैनी कॉलोनी भी है। तो इस लिहाज से 4600 वोटों का पड़ना, मुझे लगता है कि जिस तरह का सेंटीमेंट पंजाबी वोटों का है, तो भाजपा वाले सुकून में होंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए पहुंचे ही नहीं है। और
अगर वार्ड नंबर 12 का जिक्र करें तो वार्ड नंबर 12 भी काफी इंटरेस्टिंग वार्ड, क्योंकि वहां से एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार गोल्डी और दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार मोनिक गर्ग मैदान में थे। और कैसा मुकाबला रहा ये भी जानने का प्रयास करेंगे, और मेयर पद के लिए वहां पर किस तरीके का माहौल रहा, क्योंकि वो भी पॉश एरिया में आ जाता है, तमाम वहां की जो कॉलोनियां पड़ती हैं। वार्ड नंबर 12 का वार्ड नंबर में अगर आप देखें चमन गार्डन, वार्ड नंबर 12 में बैंक कॉलोनी, शक्ति कॉलोनी, ये शायद न्यायपुरी का तो शायद एरिया 11 में चला गया होगा। चार चमन का एरिया, ये दुग्गल कॉलोनी, ये अशोका कॉलोनी, ये जरनैली कॉलोनी, ये चार चमन, पुरुषोत्तम गार्डन, ये बहुत बड़ा एरिया जो है वो आता है आपका वार्ड नंबर 12 में। हिमांशु, वार्ड नंबर 12 में इस बार कृष्ण गर्ग जो है वो एक बार उनकी पुत्रवधु मोनिका गर्ग यहाँ से पार्षद रह चुकी हैं, एक बार कृष्ण गर्ग खुद पार्षद रह चुके हैं इस वार्ड से। इस बार उनके बेटे को मौका मिला। इस बार उनके बेटे को मौका मिला। हिमांशु, असली बात यह है कि वो चुनाव में जाना नहीं चाहते थे, कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वजह ये थी कि कृष्ण गर्ग जी की पत्नी जो है वो बीमार चल रही थी काफी समय से, लेकिन अब कुछ ठीक है वो इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन वो एंड टाइम पे उन्होंने मन बनाया, वो वार्ड में भी समय नहीं दे पा रहे थे, और इस बात को लेकर के लोगों में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, पूरी नाराजगी थी कृष्ण गर्ग को लेकर के, क्योंकि उनकी पुत्र वधू बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रही, जितना काम देखते थे मोनिक या कृष्ण गर्ग देखते थे, तो इस वजह से नाराजगी जरूर थी। कई जगह पे उन्हें लोगों को मनाना पड़ा, रूठे लोगों को मनाना पड़ा, कई लोग माने भी नहीं और उन्होंने उनके खिलाफत में भी वोट किया। यहाँ पर टोटल 5126 वोट पोल हुए हैं हिमांशु। और ये गोल्डी वाला प्रकरण तो पूरे करनाल को याद होगा कि जसपाल गोल्डी को कांग्रेस ने टिकट दिया, और जसपाल गोल्डी अपनी गाड़ी में कृष्ण गर्ग के साथ वो नॉमिनेशन वापस करने के लिए गए थे। वहां दिव्यांशु बुद्धि राजा और आपके मनोज वधवा पहुंच गए। एक सवाल आज तक अभी भी है, वो जसपाल गोल्डी वहां पर करने क्या गए थे? हिमांशु, देखिए बात यह है कि उनकी सहमति हुई थी, भाई वो नॉमिनेशन वापिस लेंगे, उनकी आपस में सहमति हुई थी, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। वार्ड के लोगों ने दबाव बनाया था कि एक ही आदमी चुनाव लड़ ले, हम आपस का मोहल्लेदारी का ये चुनाव है, तो यहाँ से गोल्डी बैठ जाए। गोल्डी इस बात के लिए राजी भी हो गए थे। वो अपने दस्तावेज लेकर के पंचायत भवन में भी पहुंचे थे। हिमांशु, वहां क्या हुआ कि कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं मनोज वधवा और दिव्यांशु बुद्धि राजा अपने सपोर्टरों के साथ पहुंच गए। उन्होंने वहां पर जाकर के हुआ क्या असली में कि उन्होंने कहा कि हमने बात करनी है गोल्डी से, क्योंकि उनका वो कैंडिडेट था, वो बैठा था, जाहिर तौर पर वो कोशिश करते। तो जब उन्हें लगा कि ये बैठ रहा है तो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि आपको हमने कैंडिडेट बनाया, आप मत बैठिए। उस वक्त भाजपा के लोगों ने उनको खींचना शुरू कर दिया, जसपाल गोल्डी को खींचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो एक तरह से उन्हें लगा कि ये मेरे साथ व्यवहार सही नहीं हुआ, क्योंकि उनको प्यार से वहां टैकल नहीं किया गया। अगर वहां उनको प्यार से टैकल किया जाता, उनको कहा जाता ठीक है आपने इच्छा जताई थी कि हम मिलके बैठ के कर लेते हैं, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप लड़िए और हम एक भाईचारे का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहां खींचातानी इस तरह से हुई कि गोल्डी को लगा कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, मेरे आत्मसम्मान पर ये चोट है। तो उन्होंने उसी वक्त ये डिसीजन हुआ कि मुझे चुनाव में जाना है। पहले वो तय कर चुके थे कि मैं चुनाव नहीं। बीजेपी को नुकसान हुआ इसका? बीजेपी को नुकसान हुआ इसका, क्योंकि ये प्रकरण पूरे शहर में गूंजा और एक तरह से ये मैसेजिंग हुई कि शायद ये लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। एक कुछ लोगों में ये बात भी फैली कि ये तानाशाही पे उतर आए हैं। नुकसान हुआ इस बात का। इसी वजह से इस वार्ड में जो विधानसभा में वोट पड़ी थी 6100 के करीब, वो 1000 वोट जो है वो कम हो गई हैं। तो जसपाल गोल्डी और मोनिक गर्ग में मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन जो हमने वार्ड स्तर पर आंकलन किया है, लोगों से बातचीत की है, कॉलोनी के लोगों से बात की है, तमाम लोगों से बातचीत की है, तो वो निकल करके डाटा यही निकल करके आया हमारे पास कि 12,700 वोटों में से 5126 वोट जो पोल हुई है, इसमें मोनिक गर्ग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वार्ड नंबर 12 का रिजल्ट हम आपको बता दें। एग्जिट पोल के तौर पर मोनिक गर्ग यहां से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मोनिक गर्ग आगे हैं एग्जिट पोल के अनुसार। वार्ड नंबर 11
में जहां 12 में। हाँ 11 में जहां संजीव मेहता निर्विरोध चुन लिए गए, वहीं वार्ड नंबर 12 के अंदर मोनिक गर्ग एग्जिट पोल के अनुसार आगे हैं, वो जीत सकते हैं। और अगर अपर की बात करें वार्ड नंबर 12 का, तो देखिए अपर की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें बहुत चली हैं। दो चीजें ये ऐसी जो बातें सुनने में आई हैं कि कुछ लोगों ने जो वोट है ऊपर नीचे दिया है। जो जैसे जरनैली कॉलोनी की बात आ रही है, जरनैली कॉलोनी में भाजपा का एक गढ़ माना जाता है, वहां पर भाजपा का गढ़ है, लेकिन उन्होंने काफी संख्या में गोल्डी को वोट किया, लेकिन ऊपर उन्होंने रेणु बाला को वोट किया, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर नीचे जो वोट किया है वो मोनिक गर्ग को किया है, ऊपर वहां मनोज वधवा को वोट किया है। क्या बीजेपी के वहां पर कुछ खिलाफत वगैरह इस तरीके से वार्ड नंबर 12 के अंदर? मैंने आपको बताया कि कृष्ण गर्ग बहुत ज्यादा, उनकी पत्नी बीमार थी तो वो बहुत ज्यादा वहां वार्ड में सक्रिय नहीं थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ नाराजगी थी, और शायद वहां पोलिंग कम होने की वजह ये भी है। और दूसरी जो बात है कि मैंने अभी कृष्ण गर्ग जी से पूछा, मैंने कहा 5126 वोट पोल हुई है, आपको क्या अंदाजा है कि आपको कितना वोट मिल सकता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे 4,500 तक वोट मिल सकता है। तो जब वो अपने आप को 4,500 पे क्लेम कर रहे हैं, तो मैं अगर उनको 1,500 वोटों से नीचे भी लगा दूं तब भी वो 3,000 वोटों पर मुझे दिखाई देते हैं, और वहां पर एक विक्ट्री वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 700-800 हजार या इससे भी ज्यादा वोटों की विक्ट्री हो सकती है। और अगर ऊपर के वोटों की बात करें तो मैंने कृष्ण गर्ग जी से कहा कि ऐसी बातें आई हैं कि आप लोगों ने भी शायद ऊपर और नीचे कुछ ऐसा, या आपकी तरफ से ना हो समर्थकों की, उन्होंने कहा हाँ ऐसी कुछ जानकारी मेरे पास भी है कि यहाँ ऊपर नीचे कुछ हुआ है, लेकिन मेरी वार्ड से रेणु बाला गुप्ता जीत करके निकलेंगी। उन्होंने कहा अगर मेरी वार्ड से रेणु बाला नहीं जीत सकती तो फिर वो शायद नहीं जीत सकती। बिल्कुल, वार्ड नंबर 12 में भी रेणु बाला गुप्ता बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। कल भी उन्होंने पहले 10 वार्ड के अंदर बढ़त बनाई थी। हालांकि तमाम चीजें देखी जा रही हैं, समझी जा रही हैं, लेकिन इसी बीच जो 2 वार्ड के हमने आज और नतीजे बताए हैं उसमें भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 13 ये एक ऐसा वार्ड जहां पर एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार ईश गुलाटी और एक तरफ उम्मीदवार बीजेपी के अमित आहूजा, और खुद नायब सिंह सैनी ने भी इस वार्ड में आकर चुनाव प्रचार किया, रैली की। काफी इंटरेस्टिंग वार्ड, 4-4 वार्डों का एक पैनल सा, 4-4 वार्डों की एक रैली थी जो नायब सिंह सैनी ने करनाल में 4-5 रैलियां की। हर 4 वार्ड पे एक तय किया गया था कि यहाँ पर एक रैली की जाए। तो इस वार्ड की अगर बात करें तो 12,856 वोट इस वार्ड में है, 6738 वोट कुल पोल हुआ है। और इस वार्ड की अगर बात करें तो बीजेपी यहां से किसी पंजाबी चेहरे को, पंजाबी क्योंकि ईश गुलाटी पंजाबी है तो पंजाबी के मुकाबले किसी पंजाबी चेहरे को ही उतारना चाहती थी ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, या वो वोट जो ईश गुलाटी। लेकिन आपको मैं ये जानकारी देना चाहूंगा, ईश गुलाटी के पिता जो थे सुदेश गुलाटी, वो काफी समय से इस वार्ड से पार्षद रहे, अब वो नहीं है, कोरोना काल में शायद उनकी डेथ हो गई या उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो लेकिन उनका एक अच्छा रसूख इस वार्ड में है, वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। तो ये ईश गुलाटी ने भी पिछले चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया था, और एक तरह से कहें तो फिर उसके बाद ये कांग्रेस में चले गए थे। इस बार इन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं लिया, कांग्रेस ने इनको टिकट की अप्रोच की थी, इन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला किया और आजाद उम्मीदवार के तौर पर ये चुनाव मैदान में उतरे। और मैं आपको बताऊं कि उनका चुनाव मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया तरीके से ईश गुलाटी ने चुनाव लड़ा। और ईश गुलाटी की ये इसमें उनकी बड़ाई करनी पड़ेगी। देखिए जब हम उनसे पूछते हैं कि ईश क्या रहेगा तुम्हारी वार्ड में, कह रहे वो गॉड बताएगा, परमात्मा बताएगा कि जब 12 तारीख को मशीनें पेटियां खुलेंगी। मैं उनको जब कहता हूं कि आपको बधाई दे दें तो कहने लगा अभी नहीं, जिस दिन देनी होगी उसी दिन बधाई दे देना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसमें
हवाबाजी में नहीं आना चाहता। तो ईश गुलाटी, अगर मैं बात करूं तो सट्टा बाजार में ईश गुलाटी फेवरेट है। मुझे लगता है कि ईश गुलाटी एक तरफा वहां से चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, अमित आहूजा बीजेपी के उम्मीदवार और ईश गुलाटी, इन दोनों के बीच टक्कर थी, लेकिन यहां पर ईश गुलाटी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वो अपनी सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अपर की बात करें तो सदर बाजार का इलाका पड़ता है, काफी कुछ डिसाइड रहता है, होता है सदर बाजार के इलाके से। तो इस बार यहां पर मेयर पद के लिए क्या डिसाइड हो रहा है? हिमांशु, देखिए, कहने को लोग जो मर्जी कह दें, लेकिन मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 13 में या तो रेनू बाला बराबर में रहेगी या वोटों में थोड़ा पीछे जाएंगी, आगे नहीं जाएंगी। ये मेरा अपना आंकलन है, मुझे नहीं लगता। हालांकि क्लेम किया जा रहा है कि ईश गुलाटी ने भी शायद रेनू बाला को समर्थन दिया हो, या उनकी खिलाफत नहीं की, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि सदर बाजार से एक हवा का रुख ये बह रहा है कि उन्होंने मनोज वधवा को वोट किया है, तो मुझे लगता है या तो रेनू बाला यहाँ बराबर में रहेंगी या थोड़ा पीछे रह सकती है। ये मेरा अपना आंकलन है। बहुत ज्यादा बढ़त मुझे यहाँ पर नहीं नजर आती रेनू बाला गुप्ता की। बिल्कुल, वार्ड नंबर 13 की बात करें तो जहां एक तरफ ईश गुलाटी इस वार्ड में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर अपर की बात करें, यानी कि मेयर पद के लिए बात करें, तो यहां पर रेनू बाला गुप्ता या तो बराबर रह सकती हैं या उन्हें कुछ वोट कम मिल सकते हैं। यहां पर उन्हें बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये वार्ड नंबर 13 का जिक्र कर रहा हूं, जिस वार्ड में अमित आहूजा बीजेपी के कैंडिडेट और ईश गुलाटी निर्दलीय कैंडिडेट थे, और सदर बाजार का ये इलाका पड़ता है। वार्ड नंबर 13 बीजेपी के लिहाज से अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा है, वो कांग्रेस के लिहाज से या फिर निर्दलीय उम्मीदवार ईश गुलाटी के लिहाज से खबर अच्छा वोट पड़ा है, ऐसी जानकारी मिल रही है हमारे को। लेकिन हिमांशु, देखिए, जो बीजेपी का वोट है वो काफी इंटैक्ट है। कई बार पार्टी का वोट ये सोचता है कि यार नीचे वोट देकर के क्या फायदा। वो अगर स्थिति हुई तो एक अलग सिनेरियो आपको दिखने को मिलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि मनोज वधवा यहां पर हैवी रह सकते हैं या उन्हें अच्छी वोट मिल सकती है। बिल्कुल, वार्ड नंबर 13 मनोज वधवा के लिए एक पॉजिटिव खबर लेकर आया है कि वार्ड नंबर 13 में उन्हें बढ़त मिल सकती है, और डिपेंड करेगा बाकी 12 मार्च को। वार्ड नंबर 14 बीजेपी के उम्मीदवार अमृतलाल जोशी। हिमांशु, यहाँ अमृतलाल जोशी भाजपा से, विनोद तितोरिया शंख के निशान पर आजाद, इनकी विचारधारा कांग्रेस की, और रोहित जोशी कांग्रेस की टिकट पर मैदान में थे। 16,200 वोट यहाँ पर थी। वार्ड नंबर 14 में 9,021 वोट यहाँ पर पोल हुई हैं, यानी 50% से ज्यादा वोट यहाँ पर पोल हुई है। 55-60% के करीब यहाँ वोट पोल हुई हैं। अगर इस वार्ड के सिनेरियो को समझे तो ऐसा लगता है कि इस वार्ड में भी रेनू बाला गुप्ता ऊपर के वोट में तो पिछड़ेंगी इस वार्ड में, थोड़ा पिछड़ सकती हैं। कौन सा इलाका पड़ता है वार्ड नंबर 14 का? ये कुछ हांसी रोड का सदर बाजार का एक बड़ा हिस्सा, रघुनाथ मंदिर के पीछे का जो हिस्सा है, ये दराबी लाइन, बहुत सारा ये है पिछला एरिया, जिसमें हरिजन और वाल्मीकि और दूसरी कास्टों का वोट जो है वो ज्यादा है। हरिजन समाज का वोट जो है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 14 में रोहित जोशी, और देखिए यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कोई भी सीट निकाल सकता है। देखिए, जब मैं वहां मौके पर गया दिन में, अगर बस्तों की बात करें, अगर बस्तों को देखकर तय किया जाता है, तो मुझे लगता है कि रोहित जोशी का माहौल अच्छा खासा वहां पर था। और अगर रोहित जोशी वहां पर अच्छा खासा वोट ले जा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अमृतलाल जोशी की को ठेस पहुंचाता हुआ मुझे लग रहा है। और रिश्तेदार हैं, हाँ, रिश्तेदारी बताई जाती है दोनों की, आपस में दोनों की रिश्तेदारी बताई जा रही है। और ये हरिजन जो वोट है वो ज्यादा वोट जो है उनका वो इंटैक्ट भी ज्यादा कांग्रेस के साथ ही रहता है। उनके बस्तों पर जो देखने समझने को मिला, वो हरिजन वोटों की जो ज्यादा तादाद थी वो रोहित जोशी की तरफ जाती हुई दिखा रही थी। और विनोद तितोरिया कॉन्फिडेंट है कि मुझे साइलेंट वोट मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई होगी और मुझे साइलेंट वोट मिलेंगे। और तीनों ही जो उम्मीदवार हैं ये बहुत ज्यादा उम्मीद से हैं, इनको बहुत संभावना है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और किसी की भी हो सकती है, जीत किसी की भी हो सकती है। मैं यहाँ किसी को ना तो एज देना चाहूंगा हिमांशु, ना किसी को विरोध करना चाहूंगा। हाँ, 14 नंबर वार्ड में अगर मुझे मेयर के तौर पर
अगर देखना पड़े कि मेयर का, तो मुझे लगता है इस वार्ड में भी रेणु बाला को चुनौती मिलेगी। रेणु बाला इस वार्ड में वोट कम लेंगी मनोज वधवा से। बिल्कुल है। वार्ड नंबर 14 का जिक्र कर रहे थे, जहां पर विनोद तितोरिया आजाद उम्मीदवार, अमृतलाल जोशी बीजेपी के कैंडिडेट, वहीं रोहित जोशी कांग्रेस के कैंडिडेट। और यहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है, यानी कि किसी को भी एज मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है पार्षद पद के लिए। यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। डिपेंड करता है कि वहां का वोटर किसे वोट देकर आया। लेकिन वार्ड नंबर 14 में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रेणु बाला गुप्ता यहां पर भी पिछड़ सकती हैं, यहां पर भी उन्हें कम वोट मिल सकते हैं बजाय कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज वधवा के। तो ये दो खबर, यानी कि वार्ड नंबर 13 की और वार्ड नंबर 14 की, कांग्रेस के लिहाज से अच्छी खबर है, बीजेपी के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। ये दो ऐसे वार्ड हैं जहां पर पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 13 में बीजेपी के कैंडिडेट पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मेयर पद की कैंडिडेट भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन वार्ड नंबर 14 में त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन मेयर पद के लिए भी जो वोट पड़े हैं वो यहां पर कम हो सकते हैं रेणु बाला गुप्ता के। वार्ड नंबर 15 का जिक्र कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला, और यहां बहुत चर्चा रही, और एक कैंडिडेट के बीच नहीं रही, चारों की कैंडिडेट की काफी चर्चा रही। तीन कैंडिडेट। हाँ, वो थोड़ा बहुत कांग्रेस के वोटर भी वहां जाकर, चांदनी जो शर्मा है, हाँ, वो भी वहां पर जाकर वोट घर घर मांग रही थी। वो बड़ी रैलियां या जनसभा वगैरह नहीं कर रही थी। ये चारों महिलाओं की एक गजब की टक्कर, गजब का रोमांच। वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित थी। और इस वार्ड की अगर हम सिनेरियो की बात करें, वार्ड नंबर 15 इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पिछली बार इस वार्ड से मित्तू सैनी जो है, युद्धवीर सैनी, वो इस वार्ड से पार्षद थे। हिमांशु इस बार, पिछली बार उन्होंने क्या किया कि वो सुमिता सिंह के साथ चले गए और उन्होंने सुमिता सिंह का साथ दिया। अब जब हमने बात की तो उन्होंने कहा मैं गलती हुई मुझसे, या ये तमाम चीजें उन्होंने एक तरह से उस चीज को ढकने की कोशिश की कि भाई मेरे से गलती हुई, मेरे पे उनका एहसान था कोई, मैंने वो एहसान उतारा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बीजेपी में रहूंगा, अगली बार जगमोहन को और ज्यादा वोटों से जिताएंगे। यानी उन्होंने बीजेपी के वोटों को भी इंटैक्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर वार्ड नंबर 15 की बात करें तो मित्तू सैनी ने वहां पर ना तो मनोज वधवा के लिए वोट मांगे और ना ही रेणु बाला का विरोध किया। ये एक पॉजिटिव खबर उनके लिए, उनके लिहाज से, जो उनको मुकाबले में ला करके खड़ा करती है कि हाँ मित्तू सैनी मुकाबले में है। अगर वो कांग्रेस की तरफ झुक जाते तो शायद उनके वार्ड का सिनेरियो कुछ बदल जाता, लेकिन फिर भी उनके वार्ड का सिनेरियो कुछ तो बदला ही है। उसकी वजह यह है कि वहां पर मित्तू सैनी के मुकाबले कंचन वर्मा को, ललित जी की धर्मपत्नी, ललित की धर्मपत्नी कंचन वर्मा को पार्टी ने टिकट दिया, बीजेपी ने। और जो दिक्कत वाली बात है मित्तू सैनी के लिए वो है अंशु लाठर की पत्नी। महिला वार्ड है तो अंशु लाठर ने अपनी पत्नी को यहाँ पर मैदान में उतारा है। तो जो जाट समाज का वोट पिछली बारी जो मित्तू सैनी को मिला था, वो इस बार मुझे लगता है कि उसमें एक दरार आई है, या उसमें वो डबल हो गया है, मतलब कट गया है, वोट कट गया। और अंशु लाठर ने भी अच्छे तरीके से वहां पर चुनाव लड़ा है। और चांदनी शर्मा जो है वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी। कांग्रेस को जो वोट मिलेगा वो बहुत कम मात्रा में मिलेगा, शायद जमानत भी बचानी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मुकाबले की बात करें तो मित्तू सैनी और कंचन वर्मा के बीच मुकाबला है। कहने वाले सट्टा बाजार की मैं अगर बात करूं तो सट्टा बाजार दोनों को बराबर का भाव दे रहा है। सट्टा बाजार दोनों को बराबर का भाव दे रहा है। आम लोगों से बात करो तो वो मित्तू सैनी को फेवरेट बता रहे हैं, एज दे रहे हैं। अब सट्टा बाजार ने हमें भी कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि हम भी मित्तू सैनी को एज देना चाहते थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि उसको एज दे या ना दे। लेकिन कांटे की टक्कर रहेगी वार्ड नंबर 15 में। आप आसानी से कोई वहां पर सीट निकालता हुआ नजर नहीं आ रहा मतलब है। लेकिन मित्तू सैनी को कॉन्फिडेंट है कि वो एक ह्यूज मार्जिन से सीट निकालेंगे, लेकिन उतना ही कॉन्फिडेंस जो है वो कंचन वर्मा को, ललित परिवार को भी, ललित चौधरी के परिवार को भी है। तो यहाँ पर आंकलन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं पर्सनल तौर पे किसी को एज देना चाहूं, व्यक्तिगत तौर पे, मतलब ये अभी ब्रेकिंग का नहीं है, नहीं अभी ब्रेकिंग का नहीं है, मतलब व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि जो पहले हम किसी को ऊपर नीचे दिखा रहे थे वो अभी के लिहाज से दिखा रहे हैं। व्यक्तिगत मुझे अगर किसी को एज देना पड़े तो शायद मैं मित्तू सैनी को वो एज दे सकता हूं, क्योंकि वो एक चिर परिचित चेहरा है। और अब अगर
एक और भी बात है कि अगर अंशुल लाठर 1000 से ज्यादा वोट ले गए, अगर अंशुल लाठर 1000 से ज्यादा वोट ले गए तो फिर मित्तू सैनी वहां मुश्किल में फंसेंगे। बिल्कुल, वहां पर मित्तू सैनी के लिए मतलब ये चैनल की रिपोर्टिंग है कि अगर अंशुल 1000 से ज्यादा ले गए तो मित्तू सैनी मुश्किल में फंसेंगे। ये हमारे चैनल की तरफ से है, मेरी निजी राय है कि मित्तू सैनी अभी लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, मित्तू सैनी को लीड है ऐसा गांधी जी का कहना है, और सट्टा मार्केट कंचन वर्मा को और साथ ही साथ मित्तू सैनी को बराबर का भाव दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर कांटे का मुकाबला रह सकता है। इतनी आसान जीत वार्ड नंबर 15 में किसी भी उम्मीदवार के लिए रहने वाली नहीं है। हिमांशु, जीत तो आसान ही होगी। हाँ। जीत 100-200 वोटों की तो नहीं है। हाँ। जीत तो 500-700 हजार वोटों की रहेगी। हाँ, लेकिन ये वो क्योंकि दोनों ने माहौल अच्छा बना रखा था, एक इंटरेस्ट बना रहेगा ना, इंटरेस्ट तीनों ने बना रखा था, अंशुल लाठर ने भी बना रखा। वार्ड नंबर 9 की तरह तो नहीं होगा ना, सुजाता अरोड़ा वाला वार्ड इस तरह का, मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह का नहीं होगा, इस तरह का माहौल नहीं होगा। और अगर हम मेयर के चुनाव की बात करें तो यहाँ रेनू बाला एक बड़ी लीड लेती हुई आपको नजर आएंगी वार्ड नंबर 15 से, क्योंकि ना तो मित्तू सैनी ने विरोध किया, ना ही ललित तो साथ थे ही से, अंशुल लाठर भी कोई विरोध करते, क्योंकि किसी ने कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगे, क्योंकि ये कांग्रेस के खिलाफ भी थे और ये भाजपा के खिलाफ भी थे। दो कैंडिडेट मित्तू सैनी और अंशुल लाठर। अब चांदनी शर्मा जो है वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2500 के करीब यहाँ पर वोट जो है वो 2 से 2500, ये बहुत बड़ा आंकड़ा मैं बता रहा हूं। एक लीड जा सकती है, नहीं, ज्यादा जा सकती है लीड। रेनू बाला गुप्ता को यहाँ 3000 वोटों के करीब लीड मिल सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतनी लीड मिलने की संभावना है। तो वार्ड नंबर 15 बीजेपी के लिहाज से अच्छी खबर है। जब वार्ड नंबर 13 और 14 के लिए बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही थी, वहीं वार्ड नंबर 15 में बीजेपी के लिए काफी अच्छी खबर आ रही है कि अच्छे मार्जिन से यहां पर जीत हो सकती है मेयर पद के लिए। लेकिन अगर पार्षद पद की बात करें तो यहां पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन मित्तू सैनी को वहां पर थोड़ा सा एज मिलता हुआ नजर आ रहा है, उनकी धर्मपत्नी को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है गांधी जी के हिसाब से, और कांटे की टक्कर पार्षद पद के लिए भी देखने को मिल रही है। ये 15 वार्ड का हमने आपको हाल बताया है, आगे भी चर्चा रहेगी, लेकिन बीच में मेरा एक सवाल जिस पर काफी चर्चा आप भी कर रहे हैं, हवा मनोज वधवा को लेकर, तमाम लोगों का जिक्र मनोज वधवा को लेकर कि वो जीत सकते हैं मेयर पद, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट और भी नहीं हिमांशु, ये बात कोई नहीं कह रहा कि वो जीत सकते हैं। ये बात कह रहे हैं कि मनोज वधवा की हवा है, कि मनोज वधवा को निकलना चाहिए। आज मैंने मनोज वधवा के एक बहुत क्लोज रिश्तेदार थे, उनके ससुराल पक्ष के वो लोग थे, वो वैसे बीजेपी के लोग हैं, तो वो आज मेरा उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा भाई वोट इस बार आपने कहाँ डाला? कहने लगे नीचे हमने, हमारी वार्ड का वो व्यक्ति है, पसरीचा परिवार है वो, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप तो बीजेपी के थे और इस बार आपने जो गले में परना डाल रखा था वो कांग्रेस का डाल रखा था, तो ऐसी क्या, मुझे नहीं पता था कि वो उस पसरीचा परिवार उनका दामाद है मनोज वधवा। तो उन्होंने बताया कि मनोज वधवा हमारा दामाद है, इसलिए हमने मनोज वधवा के लिए बस्ते यहाँ पर उठाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वोट, उन्होंने कहा कि नीचे का वोट हमने कमल के फूल पर डाला और ऊपर का वोट हमने मनोज वधवा को हमने दिया है। लेकिन उन्होंने एक दिलचस्प बात खुद ही बता दी उन्होंने, जो मैंने कहा आपको लगता क्या है? कह रहेगा, उन्होंने अपने मुंह से कह दी, उन्होंने कहा कि वोट तो बहुत पड़ी है मनोज वधवा को, लेकिन निकलेगा नहीं। अब वो कहां से नहीं निकलेगा इसका जिक्र हम कल करेंगे। और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, और 5 वार्डों का और विश्लेषण हमारा बाकी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप फोन करते रहते हो। 5 वार्डों की जो स्थिति है वो और ज्यादा दिलचस्प है। वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 20 ये सबसे इंटरेस्टिंग वार्ड रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 20, और आपको बताएंगे करनाल में सबसे ज्यादा नोटा कहां पर दबा, किस वार्ड में दबा, किस वार्ड में सबसे ज्यादा नोटा दबा, और कहां पर, किस वार्ड में किस नेता ने भाजपा की खिलाफत की, एक बड़े नेता ने भाजपा के जो वोट थे उनमें एक सेंधमारी करने की कोशिश की, और वो 1,500-2 हजार वोटों की सेंधमारी करने में कामयाब होते भी नजर आ रहे हैं। वो एक बड़ा नाम है करनाल का, और उस नाम पर भी हम चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि हम तो कमल के साथ जीते हैं, कमल के साथ मरते हैं, लेकिन
इस बार मेयर पद के चुनावों में उन्होंने अंदर ही अंदर बगावत कर दी, नीचे के चुनावों में भी की, बहुत सारी जगहों पर नीचे के चुनावों में भी की। ऐसी खबरें हमारे पास छन छन करके आ रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम जानने का कोशिश बहुत सारे लोग करेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, वो नाम भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग, क्योंकि लेकिन कल सारी रिपोर्ट बता देंगे, क्योंकि परसों भी एक बड़ा मुकाबला है, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, और चर्चा रहेगी उस मुकाबले की भी। आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं हिमांशु, कि मैच जितना लोग वहां पर देख रहे होते हैं इतना ही आपको भी सुन रहे होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जब भारत ऑस्ट्रेलिया से जीता। हिमांशु एक, वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो जिक्र कर लूं, अगर बुरा ना मानो तो जी जी, तो मुझे एक हिमांशु कहना नहीं, जिक्र नहीं करना, हिमांशु कहना जिक्र नहीं करना, तो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जिक्र कुछ और करना था। बाकी की 5 वार्डों का जिक्र जो है वो आपको कल करके बताएंगे। डाटा हमारे पास तैयार है, फीडबैक हमारे पास तैयार है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है फिर लोग बोर ना होने लगे, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल तक हम लेकर के आएंगे 5 वार्डों के सटीक विश्लेषण। और आज आपने देखा अभी अभी ब्रेकिंग पर बहुत मेहनत, बहुत अनुभव, हिमांशु, बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है। बिल्कुल, ऐसे ही थोड़ा ना सर्वे हो जाता है, बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है, आंकलन लगाना पड़ता है, जाति का वोट कहां गया, नोटा कहां दबा, किसने किसकी खिलाफत की, किसने किसका साथ दिया, अंदर खाते क्या हुआ, उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है। एक बात और भी है हिमांशु, जिसको हम चुनाव के बाद डिस्कस करेंगे। चुनाव आयोग ने पार्षद पद के लिए 7.5 लाख रुपए की सीमा तय की थी, और मेयर पद के लिए 30 लाख रुपए की सीमा तय की थी। और 30-30 लाख रुपए के तो होर्डिंग ही लगे हुए थे, अगर काउंटिंग कर ले चुनाव आयोग तो ये एक बड़ा दिलचस्प है कि चुनाव आयोग हर बार एक स्टेटमेंट देता है, हम निगरानी रखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो सब उसी प्रेस नोट तक या अखबारों में छपवाने तक सीमित रहता है। चुनाव में सब कुछ होता है, जाकर के आंकड़ा देखिए कि शराब कितने की बिक गई, और क्या 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 हुआ, और होटलों के बिल कितने हैं, ये तमाम चीजें, इसकी भी चर्चा करेंगे। और चुनाव के बाद बहुत सारी चीजों का खुलासा करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। आज वार्ड नंबर 11 से लेकर वार्ड नंबर 15 तक आपको सभी नतीजे बताए एग्जिट पोल के, और साथ ही साथ यहां पर कुछ वार्डों में मेयर पद के लिए कांग्रेस के लिए अच्छी बढ़त, कुछ वार्डों में बीजेपी के लिए अच्छी बढ़त, यानी कि कांटे की टक्कर आज के 5 वार्डों में देखने को मिली। लेकिन कल बढ़त बनाई हुई थी रेणुबाला गुप्ता ने। अगले 5 वार्डों में कौन बढ़त बना? 3 वार्डों में आज जो हमने डिस्कशन किया उनमें 3 वार्डों में रेणुबाला गुप्ता आगे नजर, वार्ड नंबर 13 और 14 में वो आगे नजर नहीं आई, आगे नजर नहीं आई। या वार्ड नंबर 11 14 में तो ऐसा लगता है कि रेणुबाला पिछड़ेंगी, और 13 में बराबर पे कांटे की टक्कर है। 200-400-500 वोटों से फिर भी मुझे लगता है कि शायद रेणुबाला पीछे रहेगी। लेकिन वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 15 में एक बहुत अच्छे मार्जिन के साथ वो आगे बढ़ सकती हैं। और देखना यह होगा कि कल जो वार्ड नंबर 16 से 20 तक है वहां पर कौन जीतता है। साथ ही साथ उसने, वो बहुत दिलचस्प वार्ड है, वार्ड नंबर 16 बहुत ज्यादा दिलचस्प वार्ड है। वार्ड नंबर 18 भी मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वार्ड नंबर 20 भी बहुत दिलचस्प है। वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 17 उतनी दिलचस्प नहीं है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी ये जानने में जरूर होगी कि वहां से जीत कौन रहा है, वहां मेयर पद के लिए, वहां से मेयर पद के लिए भी, और उनका कैंडिडेट कौन जीत रहा है, जिसको वो वोट दबा के आए हैं वो जीत रहा है या नहीं जीत रहा। साथ ही साथ कल ही खुलासा कर दीजिएगा आप उस नेता का भी जिसने बीजेपी के साथ इन चुनावों में कहीं ना कहीं अंदर खाते मैं भी आपकी तरह हंसूंगा जितना भी मैं भी आपकी तरह हंसूंगा। खुलासा जरूर करेंगे। आप देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा अभी अभी ब्रेकिंग। धन्यवाद।